Hello everyone, welcome to IQ Civil's IS Academy. So today in this session I will be discussing a most important topic, that is removal of AFSPA from Northeast states. Clear? AFSPA, as we all know that this is one of the most important topic for your UPSC GS paper 2 in polity, as well as GS paper 3 in terms of internal security. तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रिमूवल ऑफ आस्पा. क्लियर? अब इस इशू को हम बैकग्राउंड के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आस्पा है क्या, क्यों लाया गया, क्या रीजंस थे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. So first of all, I welcome you all in this session which is conducted by IQ Civils IS Academy. This is Harshit Omar, senior faculty at IQ Civils IS Academy. So let's start with the session. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि IQ Civils Academy नॉर्थ ईस्ट का सबसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है और काफी सारे सिलेक्शंस दिए गए हैं इस इंस्टीट्यूट से. काफी सारे सिलेक्शंस हुए हैं स्टेट सिविल सर्विसेज, दैट इज APSC, एज वेल एज UPSC एग्जामिनेशन. क्लियर? नाउ अब आप इस पिक्चर को देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, और इस पिक्चर की जो सबसे खास बात है, ये जो मांग है रिवोक आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 इमीडिएटली. क्लियर? बहुत ही लंबे समय से ये डिमांड आ रही है. और याद रखिए, इस बार रिसेंटली किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करने वाला हूं, पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया और जिसमें उन्होंने बात की कि आफस्पा को रिमूव किया जाए जल्द से जल्द. क्लियर? तो अब काफी लंबे समय से ये इशू चलता आ रहा है सिंस 1958. क्या कंडीशन थी, किस कंडीशन में आफस्पा को इंपोज किया गया था, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे. तो ये आप कुछ हेडलाइंस देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एंड अदर न्यूज़पेपर. क्लियर? नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आफस्पा. प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड से अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रखना है, समझना है, तो सबसे जरूरी है कि ये एक्ट आया कब. अब जैसा कि हम सभी को पता है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्विट इंडिया मूवमेंट. क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ India's nation struggle, that is 1942, and the slogan was do or die. Clear? अब जब कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ये याद रखिएगा वॉयलेंट मूवमेंट था गांधी का, वॉयलेंट मूवमेंट. इस मूवमेंट का नेचर क्या था? वॉयलेंट नेचर था मूवमेंट का. तो तब उस समय, जो उस समय के याद रखिएगा वाइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो. लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस बनाई और एक एक्ट ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आए 1942 में, आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस एक्ट. सो आफस्पा जो है और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल लॉज की तरह है जिसका कॉलोनियल ओरिजिन है. आफस्पा सबसे पहले एनेक्ट किया गया था, याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में, जो कि शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने 8th of August 1942. Clear? Quit India resolution was passed at Bombay, and a day after its launch on 8th August 1942, मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि फोर फ्रंट के लीडर सारे ही अरेस्ट कर लिए गए थे. महात्मा गांधी को अरेस्ट करके आगा खान पैलेस में रखा गया था. क्लियर? एंड सो फ्रॉम 9th of August मूवमेंट बिकम्स वॉयलेंट. अब वॉयलेंट इसलिए हो गया था, लीडरलेस मूवमेंट था, और गांधी जी जब जा रहे थे लोगों ने पूछा तो अब हम क्या करें, तो गांधी जी ने बोला करो या मरो.
अब आप कहेंगे कि गांधी जी ने तो हमेशा नॉन वायलेंस सिखाई। यस, गांधी जी ने, अब जब 1942 में गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है तो उन्होंने स्लोगन दिया डू और डाई का। क्लियर? So leader like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and other leaders, they had been put behind bars. तो वॉयलेंस जब इतना ज्यादा हुआ तब वाइसरॉय लिनलिथगो ने प्रोमलगेट किया ऑर्डिनेंस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर का 1942 में। और ये जो ऑर्डिनेंस वो लेकर आए लॉर्ड लिनलिथगो, उस ऑर्डिनेंस में आर्म फोर्सेस में लाइसेंस दे दिया उन्होंने, लाइसेंस टू किल। समझ में आ रहा है? जब भी इंटरनल डिस्टरबेंस हो तब उस टाइम पीरियड में आर्म फोर्स के पास ये लाइसेंस है, ये राइट है, वो किसी को भी मार सकते हैं। क्लियर? सो ऑन द लाइंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947 प्रोमलगेट किए 4 ऑर्डिनेंस 1947 में। क्योंकि 1947 का जो दौर है जब इंडिया आजाद हो रहा है, तो उस समय याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ दैट इज पार्टीशन। एंड बिकॉज ऑफ पार्टीशन वेरियस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज वर देयर। सो ड्यू टू पार्टीशन 4 provinces, स्पेशली बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, ईस्ट बंगाल, असम एरिया काफी अनस्टेबल एरिया था बिकॉज ऑफ कम्युनल रिवोल्ट। क्लियर? तो इस सिचुएशन को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो जो आफ्सपा है ये कॉलोनियल लॉ है। आफ्सपा क्या है? कॉलोनियल लॉ। समझ में आ रहा है? अब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज को अडॉप्ट किया है जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्टेड लॉज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड, समझ में आ रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट। सो देयर आर वेरियस थिंग्स। सो आफ्सपा इज आल्सो colonial origin in nature. Now, after the independence, 3 laws are most important. So, Indian Parliament ने enact किए 3 different act under AFSPA for different region. नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। सो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट आया 1958 में। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा क्यों ये एक्ट लाया गया। क्लियर? देन दूसरा था आर्म फोर्सेस पंजाब चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट 1983, ऐसा कि आप सभी को पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके, तो जो मूवमेंट चल रहा था खालिस्तान का, तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे, इसलिए पंजाब और चंडीगढ़ के लिए लाया गया। तीसरा आर्म फोर्सेस जम्मू कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990। सो हालांकि आफ्सपा जो है बेसिकली इन रीजन्स के लिए लाया गया, तो मैं जो इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ दैट इज आसाम मणिपुर रिलेटेड एक्ट जो सबसे पहला आया था। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स असम एंड मणिपुर एक्ट 1958। अब ये एक्ट क्यों लाया गया इसको हमें समझना पड़ेगा। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, दैट इज आफ्टर 1947, नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वी ऑल नो, ट्राइबल एरियाज, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, आइसोलेटेड रीजन हुआ करता था। सो आफ्सपा was first enacted to deal with Naga insurgency in Assam region. अब 1951 में नागा नेशनल काउंसिल याद रखिएगा बन गई और इन्होंने कंडक्ट किया फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड, और जिस प्लेबिसाइड में 99% नागाज ने वोट किया फ्री सोवरेन नागा नेशन के बारे में। कुछ भी हो जाए नागालैंड को अलग तो नहीं कर सकते, फ्री सोवरेन नागा नेशन के बारे में। और तब आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 इंडिया ने एनफोर्समेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड उसी के बाद बेस्ड ऑन दैट कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज इन 1952, एंड दिस इलेक्शन वाज लेटर बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिशियल। अब धीरे धीरे आप देखेंगे इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया, मांगे डिफरेंट शुरू हो गई नॉर्थ ईस्ट से, स्पेशली नागा डिमांड शुरू हुई, डिफरेंट स्टेट की फ्री सोवरेन नेशन की डिमांड शुरू हुई। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए उस समय आसाम गवर्नमेंट ने असम मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट जो था नागा हिल्स में इंपोज किया 1953 में। समझिएगा आफ्सपा कैसे आएगा। सबसे पहले, अब उस समय अलग अलग स्टेट्स तो थे नहीं, पूरा असम रीजन था,
At that time, Assam government imposed Assam Maintenance of Public Order Act in Naga Hills in 1953, and this resulted into disastrous situation. That is, it intensified police action against the rebels. अब जब धीरे धीरे सिचुएशन वर्स्ट होने लगी, देन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम, इन्होंने आसाम राइफल्स को डिप्लॉय किया नागा हिल्स में। जब पुलिस से मामला नहीं संभल पाया, तब आसाम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया नागा हिल्स में। बट आसाम राइफल्स एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस ये मेंटेन नहीं कर पाए नागा रिबेलियन को, जिसकी वजह से नागा नेशनलिस्ट काउंसिल जो थी, इन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना ली 1956 में। अब पैरेलल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम में तो सही था, क्विट इंडिया मूवमेंट का फीचर है, बट अब एक कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश का, उस टाइम पीरियड में ये क्या होगा, वॉयलेशन होगा। समझ में आ रहा है? तब आप देखेंगे इस थ्रेट से निपटने के लिए जब ये पैरेलल गवर्नमेंट बनी नागा नेशनलिस्ट काउंसिल की, सो टू टैकल दिस थ्रेट, आर्म फोर्सेस आसाम मणिपुर स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया। राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 22 मई 1958 को तब ये ऑर्डिनेंस लाया गया, और बाद में इसको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में बनाया गया। आई होप इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। क्लियर? सो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 ने एम्पावर किया किसको? गवर्नर। गवर्नर कौन है? गवर्नर होल्ड्स देयर पावर। ओके, गवर्नर कब तक होल्ड करेगा? ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो दिस एक्ट empowered governors of the states and administrators of union territories कि वो किसी भी एरिया को, किसी भी स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को डिस्टर्ब्ड घोषित कर सकते हैं अगर सिचुएशन सही नहीं होगी, इंटरनल रेबेलियन होगा। क्लियर? सो द रीजन फॉर कॉन्फरिंग सच पावर एज पर ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस इंक्लूडेड इन बिल। तो ये सारी चीजें बिल के हिसाब से थी आफ्सपा के, वो इसलिए क्योंकि कीपिंग इन व्यू द ड्यूटी ऑफ यूनियन अंडर आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 कहता है कि ये ड्यूटी है यूनियन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ड्यूटी दी हुई है, ये अधिकार दिए हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट को कि वो हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे किसी भी तरीके के इंटरनल डिस्टर्बेंस से, जैसे ही उन्हें डिजायरेबल लगे। दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो हैव द पावर टू डिक्लेयर एरियाज एज डिस्टर्ब। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, और इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट एनेबल कर सकती है आर्म फोर्सेस को कि वो अपनी स्पेशल पावर को एक्सरसाइज करें उस डिस्टर्ब्ड एरियाज में। एंड देन आप देखेंगे इट वाज लेटर एक्सपेंडेड टू ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। क्लियर? नाउ तो अब हम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस सिचुएशन में आफ्सपा लाया गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आफ्सपा किस सिचुएशन में लाया गया? जब इंडिया ने विटनेस किया वॉयलेंस पहली बार नॉर्थ ईस्ट एरियाज में 1954 में, क्योंकि नागाज जो कि नागाज हिल्स के इनहैबिटेंट्स हैं, नागा हिल्स आसाम मणिपुर, और यहां पर ये जो नागा हिल्स में याद रखेगा नागाज थे, ये अपोज कर रहे थे कि इनके एरियाज को मर्ज ना किया जाए इंडिया में, बिकॉज रेशियली एंड सोशियो पोलिटिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस, दैट इज व्हाई दे वर अपोजिंग दीज थिंग्स। अब इनकी इंसर्जेंसी, अब ये याद रखिएगा, टू काउंटर द इंसर्जेंसी बाय नागाज, अब इन्होंने फिर इंसर्जेंसी शुरू की। तब जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने आफ्सपा को पास कराया इंडियन पार्लियामेंट में 1958। बहुत से स्कॉलर्स इस एक्ट को ड्रैकोनियन लॉ भी बोलते हैं। अभी आपको पता चलेगा क्यों कहा जाता है इसको ड्रैकोनियन लॉ। दैट मींस अरेस्ट विदाउट वारंट। शक है कि अगर
आपको किसी के ऊपर शक है, आप उसको अरेस्ट करिए। अगर तुम हिस्ट्री से इसको कंपेयर करोगे तो दिस इज सेम लाइक, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, रॉलेट एक्ट। क्लियर, ये याद रखिए। सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्पा, जो कि उस समय एक साल के लिए इंपोज किया गया था, 1958 में एक साल के लिए इंपोज किया गया, बट धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट किया गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में। समझ में आ रहा है? अब आप देखेंगे जब आफ्पा को इंपोज किया गया तो भाई रिएक्शन भी आएगा इंसर्जेंट से। तो आप देखेंगे 1964 में यूएनएलएफ बन गई, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, 1964 में, और इन्होंने डिमांड की मणिपुर को सेपरेट कर दिया जाए इंडियन यूनियन से, तो यहां पर भी आफ्पा लगाया गया। फिर 1966 में उसी के 2 साल बाद मिजो नेशनल फ्रंट बना, इन्होंने भी इंडिया के अगेंस्ट में, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, तो वहां पर भी आफ्पा इंपोज किया गया। तो आप देखेंगे 1970 में जब वायलेंट इंसिडेंट हुए त्रिपुरा में बंगाली माइग्रेंट्स के खिलाफ जो बांग्लादेश से आए थे, तो त्रिपुरा में भी लगा दिया गया 1970 में, आफ्पा को इंपोज कर दिया गया। और अब आप देखेंगे 1980s में आर्म्ड एक्टिविटीज नागा की मिजो एरियाज में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और धीरे धीरे मणिपुर में भी काफी ज्यादा बढ़ी, और ये सारी एक्टिविटीज आसाम में स्प्रेड होने लगी। एंड तब आप देखेंगे 1990 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिसको अल्फा कहा जाता है, इनका उस समय मिलिटेंसी बहुत ज्यादा पीक पर थी। अल्फा क्या है? इंसर्जेंट ग्रुप, इंसर्जेंट ग्रुप। एंड इट वाज देन दैट आसाम वाज डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आफ्पा। 1990s में आसाम को डिक्लेयर किया गया, याद रखिएगा, डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आफ्पा एक्ट। समझ में आ रहा है? तो अभी मैंने आपको प्रोसीजर बताया, कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर, कोई भी। क्लियर? गवर्नर कौन है? गवर्नर एजेंट है किनका? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो तभी से हम देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं आफ्पा के अंडर में, जो उन्हें पावर्स मिली है। नाउ अब आफ्पा रिड्यूस्ड इन नॉर्थ ईस्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1958 में पार्लियामेंट वाज टोल्ड आफ्पा वुड लास्ट नो लॉन्गर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा आफ्पा इंपोज नहीं किया जाएगा, 1958 में कहा गया था। और 2022 में अभी तक सारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन वेट कर रहे हैं कि कब ये एंड होगा। 1958 में एक साल के लिए कहा गया था, बट अभी तक इंपोज था। समझ में आ रहा है? 2022, तो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं उस एक साल का। और हर 6 महीने पर, अब प्रोसीजर क्या है, हर 6 महीने पर सेंटर रिव्यू करती है सिचुएशन को और डिसाइड कर देती है कि इस लॉ को एक्सटेंड कर दिया जाए, हर 6 महीने पर। और ऐसा 1958 से अभी तक चलता आ रहा है। पर इन अगस्त 2018, तब आप देखेंगे 2018 में अगस्त में द इशू नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग एंटायर स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। अब 2018 में असम को पूरा ही स्टेट डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाई किया गया। क्यों? रीजन था एनआरसी आना था। समझ में आ रहा है? एक्सटेंडिंग आफ्पा फॉर 6 more months इन 2018, क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर लेना था ताकि जब एनआरसी अपडेशन प्रोसेस जब शुरू हो तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। तो इस साल इन मार्च 2022 अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। थिंग्स हैव सीम टू चेंज विद द रिडक्शन ऑफ आफ्पा। समझ में आ रहा है? अक्रॉस असम, नागालैंड, मणिपुर एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए रिसेंटली अमित शाह जी ने ट्वीट किया था 31 मार्च 2022 को, और उन्होंने कहा इट वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, और आप देख सकते हैं यहां पर उनका ट्वीट, इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिसिसिव लीडरशिप of Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji has decided to reduce disturbed areas under AFPA in the states of Nagaland, Assam, Manipur after decades. कि अब कुछ एरियाज को रिड्यूस किया जाएगा आफ्पा में से। क्लियर? नाउ अब
बहुत ध्यान से समझिएगा, रिसेंटली नागालैंड की जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर है, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो आफ्सपा एक्ट है 1958, इसको रिपील किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ मोन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया। याद रखिएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 सिविलियंस को मार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस गन डाउन 13 सिविलियंस, एंड दिस हैज बीन लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि आफ्सपा को रिपील किया जाए। सो आफ्टर द फायरिंग, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर जो निफ्यू रियो हैं, एंड मेघालय के चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, कॉनराड संगम, क्लियर। तो याद रखिए, इन्होंने कहा कि आफ्सपा को रिपील किया जाना चाहिए। सो नागालैंड लीडर्स फील द किलिंग हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट मिसट्रस्ट इन इंडियन गवर्नमेंट, क्लियर, एंड दैट इज, इससे जो पीस प्रोसेस चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा इंसर्जेंट ग्रुप के बीच में, वो कहीं रुक ना जाए, और इसलिए इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आफ्सपा को रिपील किया जाना चाहिए, क्लियर। तो ये थी अभी की रिसेंटली न्यूज। नाउ व्हाट इज आफ्सपा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्सपा है क्या? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, क्लियर। नाउ दिस गिव्स स्वीपिंग पावर्स टू द आर्म फोर्सेस। स्पेशल पावर्स आर्म फोर्सेस को देता है ये एक्ट। दैट मींस ये आर्म फोर्सेस को पावर देता है कि वो ओपनली फायर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, और किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में अगर वो लॉ एंड ऑर्डर वॉयलेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, या अगर उसके पास हथियार हैं। एंड ऑल्सो दिस एक्ट गिव्स देम पावर टू अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट वारंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन। अगर आपके ऊपर शक है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्लियर। दे कैन सर्च प्रीमाइसेस विदाउट वारंट। सो ये एक्ट इंपोज कौन करता है? सेंटर या गवर्नर स्टेट का, ऑन द स्टेट और पार्ट ऑफ इट, या स्टेट के कुछ पार्ट में या पूरे स्टेट में। सो आफ्टर दीज एरियाज आर डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा, और जब आफ्सपा इंपोज किया जाता है तब आफ्सपा के अंडर सेक्शन 3 में उन एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरियाज कहा जाता है। इस एक्ट को अमेंड किया गया 1972 में, एंड द पावर्स टू डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड वर कॉन्फर्ड कॉन्करेंटली अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर आ गई किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने की 1972 के आफ्सपा अमेंडमेंट एक्ट में। नाउ करेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इशू किया पीरियोडिक डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन, जिसने एक्सटेंड किया आफ्सपा को ओनली फॉर नागालैंड एयर अरुणाचल प्रदेश। तो रिसेंट याद रखिएगा, डिस्टर्ब्ड एरिया में जो पीरियोडिक इश्यूज, जो पीरियोडिक नोटिफिकेशन आते हैं होम मिनिस्ट्री के, उसमें नोटिफाई किया गया कि आफ्सपा को एक्सटेंड किया जाए सिर्फ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज, क्लियर। नाउ नोटिफिकेशन फॉर मणिपुर एंड आसाम इज इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मणिपुर और आसाम के बारे में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू किया। अब रिसेंटली मतलब 2015 में त्रिपुरा रिवोक्ड द एक्ट इन 2015, त्रिपुरा में रिवोक कर दिया गया 2015 में। मेघालय वाज excuse me, मेघालय वाज अंडर आफ्सपा फॉर 27 years until it was revoked by Ministry of Home Affairs in 2018। मेघालय 27 years तक था, 2018 में इसको रिवोक किया गया आफ्सपा को, क्लियर। नाउ सो ये जो एक्ट है ये सेंटर को यूनिलैटरली पावर देता है कि वो डिसीजन ले सकते हैं और इंपोज कर सकते हैं किसी भी स्टेट में आफ्सपा को बेस्ड ऑन सिक्योरिटी सिचुएशन, समझ में आ रहा है, इंटरनल रिबेलियन। देन आफ्सपा स्पेशल पावर देते हैं आर्म फोर्सेस को, जो कि अभी मैंने आपको बताया, और ये सेंटर या गवर्नर जो है स्टेट के वही इंपोज करेंगे, और वो सेक्शन 3 के अंडर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। So till now AFSPA has been imposed on Northeast state, Jammu Kashmir and Punjab during militancy years। पंजाब पहला स्टेट था जहां पर AFSPA को रिपील किया गया, समझ में आ रहा है। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई,
एंड देन आप देखेंगे पंजाब में धीरे धीरे जब सिचुएशन सही हुई और पंजाब को आफ्पा रिपील कर दिया गया। पंजाब के बाद त्रिपुरा से आफ्पा खत्म किया गया एंड मेघालय से खत्म किया गया। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट वाज द नेसेसिटी फॉर इंपोजिंग द एक्ट? अब क्या जरूरत थी इस एक्ट को इंपोज करने की? अभी मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, क्योंकि 1950 से ही नागा इंसर्जेंट्स ने वायलेंस करना शुरू कर दिया था इंडियन आर्मी सोल्जर्स के खिलाफ, क्योंकि उनकी डिमांड थी फ्री सोवरेन नेशन बनाना है, नागा नेशन। समझ में आ रहा है? सो देयर वॉज सम साइंस ऑफ पीस। तो 1975 में कुछ ऐसे पीस के टर्म्स दिखे शिलोंग पीस अकॉर्ड में, बट सिचुएशन धीरे धीरे खराब होने लगी जैसे ही फॉर्मेशन हो गया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इजाक मुवैया 1980 में। फिर से धीरे धीरे सिचुएशन आप देखेंगे कि डिस्टर्ब होने लगी। सो ये जो द फैक्शन रिजॉर्टेड टू लार्ज स्केल वायलेंस अक्रॉस नागालैंड एंड मणिपुर। तो इस फैक्शन ने बहुत सारे वायलेंस किए नागालैंड और मणिपुर स्टेट में। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी NSCN खापलांग, जिनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया। सो 2015 में नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है गवर्नमेंट एंड नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इजाक मुवैया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, बट it has been hanging fire since then. Government has not agreed to permit a separate flag and constitution for Nagaland. अब इंडियन गवर्नमेंट, दैट मींस यूनियन गवर्नमेंट, परमिट नहीं देगी नागालैंड को सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की। समझ में आ रहा है? जो डिमांड है NSCN IM की। क्लियर? तो ये जरूरत थी, इसीलिए आफ्पा को लगाया गया, एक्सटेंड किया गया। Now, what is the role of state government in terms of AFPA? अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है AFPA के टर्म्स में? क्लियर? तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी का डायमेंशन, APSC का डायमेंशन, कहीं से भी किसी भी एस्पेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और इस सेशन में आपको एक एक चीज AFPA के बारे में और फ्यूचर में क्या होना चाहिए, एवरीथिंग वी विल बी कंप्लीटिंग। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। क्लियर? सो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन AFPA, पहली चीज इनफॉर्मल कंसल्टेशन विद स्टेट। अब एक्ट, ये पावर, अब ये जो AFPA एक्ट है ये पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं AFPA से इंपोज करने के लिए। एंड ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनफॉर्मली कॉन्सनेंस पूछ पाछ के सारी सिचुएशन को जांच करके लिया जाते हैं ये सारे डिसीजन। So center takes its decision after having received recommendation from state government. सेंटर ज्यादातर डिसीजन तभी लेती है जब स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन आएगी कि ऐसी सिचुएशन हो रही, क्योंकि आर्टिकल 355 यही कहता है कि अगर स्टेट में कोई भी इंटरनल रिबेलियन होगा तो सेंटर गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है कि आप स्टेट को प्रोटेक्ट करें, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करें। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन विद लोकल पुलिस। ये एक्ट जो है पावर देता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो ओपनली फायर कर सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर रहा हूं, पुलिस की नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड आप बिना लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये एक्ट पूरी तरीके से पावर देता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो ओपनली फायर कर सकते हैं। एंड दिस कैन नॉट बी डन विदाउट प्रायर वार्निंग गिवन टू दी सस्पेक्ट। वार्निंग देनी जरूरी है सस्पेक्ट को। सो अकॉर्डिंग टू एक्ट, आफ्टर द एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू हैंड ओवर द लोकल पुलिस स्टेशन विद इन 24 आवर्स। सो जब वो सस्पेक्ट को पूरी तरीके से जांच परख ले, आफ्टर द एप्रीहेंशन ऑफ द सस्पेक्ट, देन सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्हें हैंड ओवर करना पड़ेगा किसको? लोकल पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये एक्ट क्या कहता है कि आर्म फोर्सेस को कोऑपरेट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आर्म फोर्सेस, AFPA को, जो आर्म फोर्सेस हैं वो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ अब
क्वेश्चन यहां पर यह उठता है, व्हाई वाज आफ्पा इंपोज्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट इन फर्स्ट प्लेस? सबसे पहले यहां पर ही क्यों? तो अभी आपको मैंने हिस्ट्री पूरी बताई। अब ये कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि यूपीएससी आपका कॉमन सेंस देखेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड डिमांड है यूपीएससी और एपीएससी की। तो सबसे पहली चीज, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब why was AFSPA imposed on Northeast in first phase? First thing is Naga insurgency. Naga इंसर्जेंसी। आप सभी लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा, जब भी आप सेशन देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें, दैट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी। नागा इंसर्जेंसी जिसकी शुरुआत 1950 से हो गई थी, नागा नेशनलिस्ट सोशलिस्ट नागा नेशनलिस्ट काउंसिल बनी और सेसेशन मूवमेंट शुरू हो गया। क्लियर? एंड तब आफ्पा को पार्लियामेंट में पास कराया गया एंड इंपोज किया गया नॉर्थ ईस्ट में 1958 में। क्लियर? देन दूसरा क्या था? सेशनिस्ट मूवमेंट, सेशनिस्ट एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो गई, एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अब जैसे जैसे सेशनिस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू होते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इन्होंने इन मूवमेंट ने क्या किया, अपना एरिया और बढ़ा दिया। दैट मीन्स स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली दीज मूवमेंट स्प्रेड टू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्लियर? दैट इज व्हाई आफ्पा को एक्सटेंड किया गया अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। क्लियर? नाउ अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट हैज मेड आफ्पा अनपॉपुलर अमंग पीपल? अब ये तो लोगों को इंसर्जेंसी से बचाने के लिए ही बनाया गया, तो क्यों ये अनपॉपुलर है लोगों के बीच में? वाई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट गिव्स अ फर्दरेंस ऑफ फीलिंग of alienation. Clear? Furtherance of feeling of alienation. Then this is a draconian law and fake encounters. बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस हुए। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, फर्दरेंस ऑफ फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। अब बहुत सारे नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि आफ्पा को यूज करके जो फीलिंग है एलिनिएशन की नागा पीपल में, वो और ज्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से नागा नेशनलिज्म इंक्रीज हो रहा है। दिस इंक्रीज नागा नेशनलिज्म, रिमेंबर दिस थिंग। देन ड्रैकोनियन लॉ एंड फेक एनकाउंटर्स। अब ड्रैकोनियन लॉ, फेक एनकाउंटर्स, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं वॉयलेंस के जहां पर याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आफ्पा ने बहुत सारे वॉयलेशंस किए, ह्यूमन राइट वॉयलेशन, रेप्स, मर्डर्स, क्योंकि इनको इसमें पावर दी गई है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। रिट पिटीशन was filed in सुप्रीम कोर्ट 2012 में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। समझ में आ रहा है? एंड द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, दे एलेज दैट, उनका कहना है कि अराउंड 1528 फेक एनकाउंटर्स had taken place। क्लियर? फ्रॉम कब से कब तक? 1979 टू 2012 बहुत सारे फेक एनकाउंटर हुए। तब सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, एक कमीशन बनाया ताकि वो स्क्रूटनाइज करें इन 6 ऑफ दीज केसेस। याद रखिएगा, इन केसेस को स्क्रूटनाइज किया जाए और जो भी फेक एनकाउंटर्स हैं वो सारे सामने लाए जाएं। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट, क्यों अनपॉपुलर है लोगों के बीच में, दैट इज bypassing state। bypassing state, now what do you mean by bypassing state? There have been various instances
where the center has overruled the state. For example, like implementation of AFSPA in Tripura 1972, वहां पर सेंटर ने स्टेट के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इम्पोजिशन ऑफ AFSPA in Tripura 1972. Clear? So that is why AFSPA has made unpopular among people. It violated human rights violation. Clear? There are various incidences, rapes, clear, killings, everything. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. Now, what is the ongoing issue? अब ongoing issue है क्या? Now try to understand ongoing issue. AFSPA को जो स्वीपिंग पावर्स दी गई हैं, अनलिमिटेड पावर्स जो दी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल शूट एंड किल एनीवन बेस्ड ऑन सस्पिक्शन. समझ में आ रहा है? दे कैन इवन सर्च और अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, और उनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं, जो भी वो रॉन्ग डूइंग्स कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा इशू है. देन द कॉन्सेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट is delaying the action to be taken against Army's 21 para special forces, जिन्होंने 6 locals को मारा मिस्टेकन आइडेंटिटी पर, मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. ये सबसे बड़ा रीसेंट इशू है. समझ में आ रहा है? मिस्टेकन आइडेंटिटी पर उन्हें मार दिया गया. क्लियर? देन द इंसिडेंट, एंड इस इंसिडेंट की वजह से रियॉट वाली सिचुएशन हो गई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूडिंग आसाम राइफल्स जवान भी मारे गए. आसाम राइफल्स के जवान को भी मारा गया. समझ में आ रहा है? क्योंकि रियॉट हो गया. क्लियर? सो AFSPA ड्रू क्रिटिकल कमेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्रिटिसाइज किया. क्लियर? नाउ the question here is, what were the resistances that took place? अब बहुत सारे रेजिस्टेंस हुए. सबसे इंपॉर्टेंट, द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, एरोम चनु शर्मिला, शी वेंट ऑन अ 16-year लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, जो शुरुआत की उन्होंने इन द ईयर 2000. समझ में आ रहा है? अगेंस्ट AFSPA. किसके अगेंस्ट में इन्होंने स्ट्राइक की? अगेंस्ट AFSPA. क्लियर? देन उसके बाद जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, ये कमीशन, इन्होंने रिव्यू किया प्रोविजन AFSPA के, और इन्होंने रिकमेंड किया कि AFSPA को विड्रॉ किया जाए. समझ में आ रहा है? इस कमिटी ने यह भी रिकमेंड किया, याद रखिएगा, कि AFSPA जो है हाईली अनडिजायरेबल है. क्लियर? एंड इट हैड बिकम अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन. इससे लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है. Now it has become a symbol of oppression. So it had suggested making amendments. Amendment किए जाएं किसमें? Unlawful Prevention Act 1967, ताकि AFSPA का जो पर्पस है वो अचीव हो सके. एंड देन आप देखेंगे रिसेंटली यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि ऑल द 3 विंग्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो भी फेवर में है. अभी रिसेंटली यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि अब 3 विंग्स के जो डिफेंस फोर्सेस, 3 विंग्स हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो ऑल द 3 विंग्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस दे वर इन फेवर ऑफ रिमूवल ऑफ AFSPA फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर. कि अब AFSPA को रिमूव किया जाए नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर में, बट ये एक्ट रहेगा जरूर सिचुएशन की वजह से. This act remained in place due to the situation. Clear? So basically government of India has partially withdrawn Draconian Act. Government of India ने partially withdraw कर लिया है Draconian Act को. Parts of Assam, Nagaland, अरुणाचल प्रदेश and Manipur इस साल यहां से इन्होंने withdraw कर लिया. समझ में आ रहा है? Now अब क्वेश्चन ये उठता है, अब सवाल ये उठता है, व्हाई हैज AFSPA बीन विड्रॉन नाउ एंड व्हाट वुड बी इट्स इंपैक्ट.
पहली थिंग विड्रॉल. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विड्रॉल. अब विड्रॉल से क्या होगा, एरियाज जो हैं आसपास में वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे इट इज. अब पहली चीज कि विड्रॉ क्यों किया जा रहा है अभी, तो पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो अब इंप्रूव हो रही है, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट शुरू हो गया है, बहुत सारे एफर्ट लिए जा रहे हैं ताकि इस इंसर्जेंसी को एंड किया जाए और एक लास्टिंग पीस आ सके नॉर्थ ईस्ट में बाय इंडियन गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल नागालैंड का अगर हम केस लें, ऑल मेजर ग्रुप्स जो इंसर्जेंसी के हैं, NSCN IM एंड नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब इन सभी के साथ यूनियन गवर्नमेंट का एडवांस लेवल में, याद रखिएगा एडवांस स्टेज चल रही है एग्रीमेंट्स को कंक्लूड करने के लिए. एंड इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो इंपैक्ट ये पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट जो है, जो 60 सालों से आफ्पा के अंडर में था, जिसके अंदर एक फीलिंग आ गई थी एलिनिएशन की पूरे देश से, अब इस फीलिंग को धीरे धीरे खत्म किया जाए. सो दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू डीमिलिटराइज द रीजन. और अब जितना ज्यादा इस रीजन को डीमिलिटराइज किया जाएगा, उतने ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहां से हटाए जाएंगे ताकि लोग फ्रीली मूव कर सकें चेक पॉइंट्स के थ्रू. समझ में आ रहा है, और रेजिडेंट्स को भी आसानी होगी मूव करने की. क्लियर. सो ये जो रिमूवल है आफ्सपा का, द रिमूवल ऑफ आफ्सपा, इट इज एन इंडिकेशन दैट मिलिटेंसी जो है इस रीजन में रिड्यूस हो गई है, क्योंकि डाटा जो है 2021 का वो ये शो करता है कि मिलिटेंसी इंसिडेंट जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट में रिड्यूस हो गए हैं 74% तक एज कंपेयर टू 2014. एंड सिक्योरिटी पर्सनल एंड सिविलियंस डेथ भी काफी ज्यादा कम हो गई है, 60% एंड 84% ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो अब देखने वाली बात यह है वेदर द शैडो ऑफ दिस लॉ विल एवर लिफ्ट फ्रॉम आसाम और नॉट. क्या ये जो शैडो है आफ्पा का, ये पूरी तरीके से कभी असम से हट पाएगा, ये अभी भी हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते. इट इज अननोन, बट फॉर प्रॉब्लम इन द एरिया इट इज अ कंटिन्यूड होप. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. नाउ अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. इस समय सबसे जरूरी चीज क्या है. पहली चीज, अगर आफ्पा को पार्टली हटाया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, तो पीरियोडिकल रिव्यू जरूर होना चाहिए. और पीरियोडिकल रिव्यू टाइम टू टाइम कॉम्प्रिहेंसिव और सीरियस मैनर में होना चाहिए. और ये पीरियोडिकल रिव्यू कौन करेगा, सेंटर करेंगे, जब तक एंटायर नॉर्थ ईस्ट फ्री नहीं हो जाता आफ्पा से. क्लियर. सेकेंड, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ केसेस. सो इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारी की जा रही है, जो फेक एनकाउंटर्स हुए इनमें इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए फेक एनकाउंटर्स की. एंड फास्ट ट्रैक एंड एक लॉजिकल कंक्लूजन आना चाहिए फास्ट ट्रैकिंग केसेस में, जो ये फेक एनकाउंटर्स, ह्यूमन राइट वॉयलेशन हुए. थर्ड थिंग, पनिशिंग द गिल्टी. यस, सबसे जरूरी चीज कि पनिश करना गिल्टी को सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है. समझ में आ रहा है. एंड दिस विल सेंड अ क्लियर कट मैसेज टू दोज हु मर्डर अंडर द यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस. और ये उनके लिए कड़ा मैसेज है जिन्होंने यूनिफॉर्म के बेस में बहुत सारे मर्डर किए, वॉयलेशन किए. एंड इट कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गो फ्री इफ देयर आर वॉयलेशंस. समझ में आ रहा है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनको पनिश जरूर किया जाएगा. तो ये नीड है आवर की. क्लियर. ये एक्शंस लेने चाहिए. नाउ तो ये था अभी तक का आफ्पा से रिलेटेड इश्यूज. So we have discussed AFSPA since ancient times. What are the characteristics? What is AFSPA? How does it impact in terms of internal security? Why withdrawal is taking place in current context? Okay, the contemporary situation in Northeast. Everything we have discussed in this session. अब आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर. अब आफ्पा क्यों इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए. नाउ रिमेंबर वन थिंग, हाउ टू अप्रोच आफ्पा एक्ट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएस पेपर 2, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन, किलिंग, मर्डर,
देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जीएस पेपर 2, अब आपसे आफ्पा जीएस पेपर 2 में इन दोनों केसेस के फॉर्म में, इन दोनों सिचुएशन में पूछा जाएगा। जीएस पेपर 3 में किस तरीके से चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी। अब जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज है दैट इज इंसर्जेंसी, जिसकी वजह से आफ्पा को इंपोज किया गया। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। देन लिंकेजेस क्या है, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। सो दीज टॉपिक्स, सो आफ्पा जो है इट कम्स अंडर दीज टॉपिक्स। क्लियर, ये याद रखिएगा। तो आप कुछ ये दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्लियर, क्वेश्चंस क्या है, इवैल्यूएट द नीड फॉर आफ्पा इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो आपको ये डिस्कस करना है कॉन्टेक्स्ट, जो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया, एंड वर्डिक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकंड, आफ्पा हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट ऑपरेशन एंड इट हैज लेड टू मेनी केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वॉयलेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस क्वेश्चन को, whether democratic state like India afford to have such regressive laws or not. Clear? So you need to write critically examine positive and negative point, ये सारी चीजें लिखिए which we have discussed in this session. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वीडियो देखने के बाद। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस को, अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो YouTube के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, कि ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बर्निंग इश्यूज पर लाते रहें। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, दैट इज IQ Civils IAS APSC UPSC। थैंक यू सो मच।